यह कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया पर हमला कर रहे हैं, जिन्हें इंसानियत का दुश्मन कहा जाता है। इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ऐसे बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है जिनके पास विशेष शक्तियां हैं। उन्हें वहां ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें आने वाली लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके। बच्चों की सारी जरूरतें उस आइलैंड पर ही पूरी की जाती हैं, पर इसके बदले में एक शर्त भी रखी गई है कि वे बाहर की दुनिया से जरा भी संपर्क नहीं करेंगे। इस कहानी की शुरुआत में हम उसी आइलैंड को देखते हैं जहाँ स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसका नाम नाकाजीमा ननाव है। उसे बाकी स्टूडेंट्स लगातार बुली करते रहते हैं क्योंकि उसके पास बाकियों की तरह टैलेंट नहीं है। जैसे कि यह थूल-थूला आदमी जो उसे हमेशा बुली करता है, पर उसी वक्त वहां पर टीचर आ जाता है जो दो स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है। इनमें से एक का नाम क्योया है और दूसरी का नाम नाना। जब स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं, क्योया अपनी एबिलिटीज के बारे में बताने से सीधा मना कर देता है। जब मोटू उसे डराकर पूछने की कोशिश करता है, वह उसे घूरकर ही डरा देता है। तब भी टीचर कहता है कि क्योया का टैलेंट एक सीक्रेट है, जिससे सभी स्टूडेंट्स सोच में पड़ जाते हैं कि उसकी ताकत सच में खतरनाक होगी। वहीं दूसरी तरफ नाना अपने टैलेंट के बारे में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी और वह अनाउंस करती है कि वह लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वे मॉन्स्टर के बारे में बात करने लगते हैं और उसकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर तभी वहां मुगाव आकर फिर से उसे बुली करने लगता है और कहता है कि वह मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जरा भी फिट नहीं है। लेकिन तभी नाना उसका दिमाग पढ़ लेती है और कहती है, तुम मेरे सामने इसलिए बुली कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे इंप्रेस करना चाहते हो। मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी बुली के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। बेचारा मुगाव बिना पूछे ही रिजेक्ट हो जाता है और पूरी क्लास के सामने अपना पॉपट करा बैठता है। आखिरकार जब क्लास शुरू होती है, टीचर सभी को एक क्लास प्रेसिडेंट चुनने को कहते हैं। ये सुनते ही मुगाव अपना हाथ खड़ा करता है क्योंकि उसके हिसाब से वह यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। साथ ही सिया भी अपना हाथ खड़ा करता है जिसके पास आइस को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। तभी अचानक से नाना नाकाजीमा का नाम सजेस्ट कर देती है। ये सुनकर वे दोनों ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वे दोनों ही उस टैलेंटलेस नाकाजीमा से कहीं ज्यादा वर्दी हैं। जिसके बाद उन सभी के बीच लंबी चौड़ी बहस छिड़ जाती है। इनसे परेशान होकर क्योया कहता है कि उन तीनों को आपस में लड़ना चाहिए और जो भी जीतेगा वह क्लास प्रेसिडेंट बनेगा। नाना ने उसका नाम क्यों दे दिया, इसकी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। जब क्लास के बाद नाना उसे फॉलो करने लगती है, वह उसे रिक्वेस्ट करती है कि नाका उसे इस आइलैंड का टूर दे, और क्योंकि नाका का दिल अच्छा है वह मान जाता है। जिसके बाद वे कैफेटेरिया में भी जाते हैं और साथ में खाना खाते हैं, जहां नाकाजीमा उसे उसकी माइंड रीडिंग एबिलिटीज के बारे में पूछता है। नाना कहती है, यह इतना मजेदार भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। जब मैं किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर होती हूँ, मेरा सर घूमने लगता है क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों की सारी बातें एक साथ सुनाई देती हैं, और इसी टैलेंट की वजह से मेरा कोई कभी दोस्त भी नहीं बना। इसके बाद वे आइलैंड पर घूमना जारी रखते हैं और जब उनके आसपास कोई भी नहीं होता, नाना नाकाजीमा से उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछती है, क्योंकि अगर वह टैलेंटलेस होता तो उसे कभी इस आइलैंड पर भेजा ही नहीं जाता। और उसका शक सही निकलता है। उसके पास सच में एबिलिटीज हैं और उसने जानबूझकर इसे छुपा कर रखा है ताकि उनके दुश्मनों को इसके बारे में ना पता लगे, क्योंकि खबर आई थी कि वे मॉन्स्टर्स इस आइलैंड पर भी पहुंच चुके हैं। तभी अचानक से नाना क्लिफ से गिरने लगती है, पर किसी तरह नाका उसे बचा लेता है और नाना कहती है कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वहीं क्योया सीक्रेटली स्कूल में सभी स्टूडेंट्स का डेटा चेक कर रहा था। तभी वहां पर वह टीचर पहुंच जाता है और वह उससे पूछता है कि वह यहाँ कर क्या रहा है। क्योया कहता है कि वह बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन प्रेसिडेंट के लिए मुगाव और सिया की फाइट होनी है, पर सिर्फ वही दोनों लड़ने वाले हैं क्योंकि नाकाजीमा ने विद्रोह कर लिया था क्योंकि वह स्टूडेंट्स को अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता। पर सिया और मुगाव की लड़ाई में मुगाव हार जाता है, लेकिन उसे अपनी हार पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि सिया ने किसी चीटिंग के जरिए उसे हराया है और वह दोबारा खड़ा होकर एक पावरफुल फायर बॉल से हमला कर देता है। लेकिन सिया के साथ साथ वहां सामने कई सारे स्टूडेंट्स भी थे और ना चाहते हुए भी नाकाजीमा को अपनी एबिलिटीज का यूज करना पड़ता है और उसके फायर बॉल को ब्लॉक करने के बाद वह अटैक पूरी तरह से गायब हो जाता है। यह देखकर नाना हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि उसकी पावर्स क्या है। नाकाजीमा कहता है, असल में मेरी पावर्स दूसरों की पावर्स को न्यूट्रलाइज करना है। सबको बचाने की वजह से सारी क्लास डिसाइड करती है कि क्लास का प्रेसिडेंट नाकाजीमा ही बनेगा। यह पहली बार था कि स्टूडेंट्स ने किसी चीज के लिए उस पर भरोसा किया था और उसे लगता है कि यह नाना के बिना बिल्कुल नहीं होता, तो वह उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसी जगह पर बुलाता है। तभी नाना उसका हाथ पकड़ती है इस उम्मीद में कि जिंदगी में पहली बार उसे लोगों की सोच सुनाई देना बंद होगा। और जब ऐसा होता है वह काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे सुकून महसूस हो रहा था। पर नाना नाकाजीमा को अचानक से क्लिफ से नीचे फेंक देती है। नाकाजीमा किसी तरह उस रस्सी को पकड़ लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? नाना उसे बताती है कि वो असल में टैलेंटलेस है। जब मैंने देखा कि तुम बस बुक पढ़ने का नाटक कर रहे हो तो मुझे पता लग गया कि तुम आसपास के लोगों से डरते हो, और तुम्हारे गले के निशान से मुझे पता लग गया कि तुम्हारे पास कैट है। तुम क्या एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी हो?
असल में ह्यूमैनिटी के दुश्मन ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ जिसको गवर्नमेंट ने तुम सभी को मारने के लिए भेजा है, तुम्हारे साथ साथ, क्योंकि एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी के लीडर बनने के चांस तुम्हारे सबसे साथ हैं। नाकाजीमा और देर तक उस रस्सी को नहीं पकड़ पाता, जिसकी वजह से वो ओशन में गिर जाता है, और इस तरह उसने अपने पहले टारगेट को खत्म कर दिया था। तब भी उसके पास एक कंफर्मेशन का मैसेज आता है कि उसने दुश्मनों के फ्यूचर लीडर को मार दिया है, जो कि अगर जिंदा बच जाता उसकी वजह से लगभग 1 मिलियन लोगों की जान चली जाती। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहां की हमें पता चलता है कि जिन इंडीज ऑफ ह्यूमैनिटी को हिस्ट्री और मीडिया में मॉन्स्टर्स की तरह दिखाया जाता है, वो असल में ह्यूमन है जिन्होंने अपनी पावर्स अवेकन की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया के कोने कोने में ऐसे बच्चे पैदा होने लगे जिनके पास स्पेशल पावर्स थे और हर जगह तबाही मचाने लगे। नॉर्मल ह्यूमन ऐसे लोगों के आगे नहीं टिक सकते थे, तो सरकार ने एक ऐसी स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई जिनके मेंबर्स के पास स्पेशल पावर्स हो, पर वो खुद को ह्यूमन से सुपीरियर मानने लगे और वो भी उनके दुश्मन बन गए। इन सब की वजह से बहुत ही लंबा युद्ध चला, जिससे कि आखिर में टैलेंटलेस लोगों ने जीता। और ताकि ऐसी गाड़ दोबारा ना हो, सरकार ने सारे टैलेंटेड बच्चों को इस सुनसान से आइलैंड पर भेज दिया और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ उनकी ट्रेनिंग चलेगी। वो साथी एजेंट्स को बेचते हैं जिनका काम उन्हें सीक्रेटली मारना होता है। आगे हम उन सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग चल रही है, और देखने में ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल टीनेजर हों, जहाँ कुछ एक दूसरे की छीड़ा रहे हैं और कई लोग अपना टैलेंट शो ऑफ कर रहे हैं। वही सेया की एबिलिटीज को देखते हुए नाना को लगता है कि अगला टारगेट उसका वही होना चाहिए, क्योंकि उसकी एबिलिटीज कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो वह सबसे पहले सेया के बारे में और जानना शुरू कर देती है, जहां वह क्यूट से लड़की बनकर उसके बारे में जानने लगती है। तभी नाना सोचती है कि उसे जल्द ही अपने प्लान को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अब स्टूडेंट्स ने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि वो उसका दोस्त बनना चाहती है। और इस बार क्योया उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने रूम में इनवाइट करता है। अंदर जाने के बाद नाना को पता लगता है कि उससे वीडियो गेम्स का बहुत ज्यादा शौक है, और जितना सीरियस वो लगता है उतना वो है नहीं। असल में मुझे लगता है कि चीजों से बड़ा ही जल्दी ऑब्सेशन हो जाता है। इसके बाद जब नाना वहां से जा रही थी तो क्योया उसे नाकाजीमा की वॉच दिखाता है। क्या तुम मेरे साथ क्लिफ तक चलोगी? जिसके बाद वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। तुम्हें पता है क्या तुम्हारे दिन की दोपहर को तुमने क्या क्या किया था? मैं नाकाजीमा के साथ थी, पर तुम आफ्टरनून के बारे में ही क्यों पूछ रहे हो? जब मैं एलिन पे घूम रहा था, मुझे ये क्लिफ मिली जहां मैंने ये टूटी हुई सेफ्टी रोप से देखी, जिस रोप में नाकाजीमा की वॉच फंसी हुई थी, और उसकी घड़ी 6 बज रही थी। या तो खुद उसने कूद कर अपनी जान दी है, या तो किसी ने उसकी जान ली है और उसने जान बच के उसकी घड़ी यहाँ पर छोड़ दी। आगे क्योया उसी वेंडिंग मशीन से दूध निकालता है, जिस दौरान वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करते। वहीं जब वह शेड में जाता है, बाहर नाना उस पर नजर रख रही थी, जहां वह देखता है कि बिल्ली नहीं है और विंडो का दरवाजा बंद है, जबकि जाते वक्त वह खोल कर गया था। वह दूध गर्म करने लगता है, पर जैसे ही वह गैस ऑन करता है, वहां धमाका हो जाता है। और यह सारा प्लान नाना का था, जिसने जानबूझ के कियोया को कैट के बारे में याद दिलाया था ताकि वह उस शेड में जाए। नाना को पता चल गया था कि कियोया ढंग से सूंघ नहीं सकता, क्योंकि उसके रूम में चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ था और सब्जियों पर एक्सपायरी डेट के साथ स्टिकर चिपके हुए थे। नाना एक्टिंग करते हुए उसके पास जाती है और फिर वह यह कहते हुए वहां से जाने लगती है कि वह मदद लेकर आएगी, पर तभी कियोया उसका पैर पकड़ लेता है और पूछता है, तुम सबसे पहले यहाँ कैसे आई? मेरी एबिलिटी इमोर्टैलिटी है और तुम अभी शॉक क्यों दिख रही हो? तुम दिमाग को पढ़ सकती हो ना, तो तुम्हें यह चीज क्यों नहीं पता? पर कियोया के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसी ने यह सारा प्लान बनाया था। आगे वह बाकी के स्टूडेंट्स के साथ उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था और सीधा नाना का नाम लेने की जगह वह कहता है कि इसके पीछे शायद एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी का हाथ है, पर स्टूडेंट्स को यकीन नहीं होता कि मॉन्स्टर्स उनके आइलैंड पर हैं। तभी कुछ लड़कियों को हम बड़ा ही खुश होता हुआ देखते हैं, क्योंकि एक लड़की जिसका नाम मीचिरू है, उसे लव लेटर मिला है और उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाया है। तभी मीचिरू देखती है कि नाना के पैर पर चोट लगी है और वह तुरंत उसे चाटने लगती है, जिसके बाद नाना की चोट ठीक हो जाती है, यानी वह किसी भी जख्म को चाट कर ठीक कर सकती है। पर यह एबिलिटी उसके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वह जब भी अपनी पावर्स का यूज करती है उसकी जिंदगी कम होती रहती है। आगे जब वह उस लड़के का इंतजार कर रही थी, वहां कोई लड़का नहीं आता, बल्कि वहां नाना आती है और उससे बताती है कि ऐसा कोई लड़का एग्जिस्ट नहीं करता। यह सारा उन दोनों लड़कियों का प्लान था, जो कि नाना को लेटर्स के ऑब्सेशन और उन दोनों की हरकतों को ऑब्जर्व करके पता लग गया था। पर ऑब्वियसली वह कहती है कि उसने दिमाग पड़ा। वहीं मीचिरू बेचारी दुखी हो जाती है, पर तभी नाना उसे चेयर अप करती है और उसे साथ में लंच के लिए लेकर जाती है। और अब उसे अपना अगला टारगेट मिल जाता है, पर अब उसे पहले से ज्यादा सावधान होना होगा, क्योंकि उस धमाके के बाद से क्योया उस पे और भी ज्यादा शक करने लगा है। वहीं नाना सोच रही थी कि वह भला मीचिरो को कैसे मारेगी, क्योंकि वह चाट कर अपने वॉन्ड्स को हील कर सकती है, तो उसे मीचिरो पर पीछे से हमला करना होगा ताकि
ताकि वो अपने वॉन्ट्स को चाट नहीं पाएगी। पर जब वह मीचिरो के पास जाने लगती है, क्योया उसके रूम के बाहर ही बैठा था। वह उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। क्योया कहता है कि उससे डर है कि कहीं एनिमीज उसके ऊपर हमला ना कर दें, तो इसलिए वह उसे गार्ड कर रहा है। मैं तुम्हें और भी अच्छे से गार्ड कर पाऊंगा अगर हम साथ में सोए तो, और मैं तुम्हें लोरियां भी सुना सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर जब वह मिचिरू के रूम के अंदर जाता है, वह देखता है कि नाना घायल पड़ी हुई है। नाना क्योया को बताती है कि उसने मॉन्स्टर्स की मन की आवाजें सुनी थी कि वो मिचिरू को मारने जा रहे हैं, तो इसलिए वह भागती हुई यहाँ आ गई। और वह मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है कि वो इनविजिबल थे और उसके ऊपर हमला करके वो वहां से भाग गए। ऑब्वियसली ये सारी चीजें झूठ थी और उसने खुद पर ही हमला किया था ताकि क्योया उसे एक विक्टिम की तरह देखे और उस पर शक ना करे। लेकिन इससे भी क्योया का शक खत्म नहीं होता। जब उसने मॉन्स्टर्स की आवाज सुनी तो उसने मुझे बुलाया क्यों नहीं, और नाना के ऊपर हमला करके वो भाग क्यों गए जबकि वो इनविजिबल है। वो तो आराम से क्योया और मिचिरो को मारकर वहां से जा सकते थे। अगले दिन वह क्लासरूम में नाना से यह सारे सवाल पूछता है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि वह झूठ बोल रही है। वहीं जब सभी स्टूडेंट्स को कल के इंसिडेंट के बारे में पता लगता है, वह हीरो बन जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह वहां रोने लगती है और रूमर स्प्रेड करती है कि एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी इस आइलैंड तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने ही नाकाजिमा को मारा है। उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा कन्विंसिंग है कि मिचिरू कहती है कि उन्हें नाना को ही क्लास प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, क्योंकि उसने मिचिरू की जान जो बचाई है, ऊपर से उसके अलावा कोई और प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है, क्योंकि वो बहादुर है और लोगों का दिमाग भी पढ़ सकती है। और इस बात से सभी लोग एग्री कर जाते हैं। और अब क्योंकि वह क्लास प्रेसिडेंट बन चुकी है, वह अपनी नई अथॉरिटी का यूज करती है और मिचिरू से कहती है कि वो सब स्टूडेंट की डिटेल इकट्ठा करे, जैसे उनके नाम और उनकी पावर्स। और बेचारी मिचिरू बिना कोई शक किए उसकी बात को मान लेती है। तब भी वहां पर क्योया आ जाता है और वह भले ही उस पर शक करने के लिए माफी मांगता है, पर उसे देखकर नाना समझ जाती है कि वो अभी भी उस पर शक करता है। और आगे वह उससे सवाल पूछता है कि भला उसके पीठ का जख्म ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो किसी वेपन से किया गया हो। पर नाना कहती है कि उसे लगा ये तो उसके नाखून वगैरह होंगे। क्योया के शक की वजहों से वह अपने अगले मर्डर के लिए ऐसे वक्त का इंतजार करती है जब वो दोनों अकेले हों। उसने नाना को उसकी जान लेता हुआ देखा है और इस फोटो में नाना देखती है कि वो कीची का गला घोंट रही है। नाना मासूम बनने की एक्टिंग करती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, पता नहीं ये सारी चीजें क्यों दिख रही है। ये कन्विंस करने के लिए कि वो सच में फ्यूचर देख सकता है, कीची उसे कैफेटेरिया में लेकर जाता है। वह उसे कहता है कि लोग फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हैं और वह उसे एक और फोटो दिखाता है जिसमें उसके ऊपर एक नूडल की प्लेट गिर रही है। फोटो देखकर जब वेट्रेस नूडल लेकर आती है, नाना उसकी जगह कुछ और ऑर्डर कर देती है, लेकिन वापस जाते वक्त उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो सारे नूडल नाना के मुंह पर जाकर गिरते हैं। नाना को यकीन हो जाता है कि कीची सच में फ्यूचर देख सकता है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। कीची उससे पूछता है कि वह भला उसे क्यों मारना चाहती है, पर नाना कहती है कि उसे नहीं पता कि वो ऐसी फोटो क्यों आई है और इसके बारे में वो कुछ नहीं जानती। जिसके बाद कीची उसे एक और फोटो दिखाता है, जिसके बाद कीची सो जाता है और नाना देखती है कि उसने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। इसके बाद कुछ देर में ही उस कैमरे से कुछ फोटोज बाहर आती हैं। वो सारी फोटोज फ्यूचर की थी। वहीं एक फोटो को देखकर नाना हैरान हो जाती है और वो उसे छुपा लेती है। इसके बाद वो कैमरे को बाहर लेकर जाती है कि क्या उससे फोटो खींचने पर फ्यूचर दिखता है या नहीं, लेकिन कीची ही है जो कि उस कैमरे का यूज करके फ्यूचर देख सकता है। यानी वो अपने सपने में विजन्स देखता है जो कि वो कैमरे के जरिए प्रिंट कर सकता है। अगले दिन कीची को पता लग जाता है कि नाना ने उसकी एक फोटो चुराई है, क्योंकि हर रात वो 5 विजन्स देखता है, ना कभी उससे ज्यादा ना कभी कम। पर जब वो आज सुबह उठा, एक फोटो कम थी और जब वो नाना को चेक करता है उसे वो फोटो मिल जाती है। और उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि फोटो में नाना की डेड बॉडी दिख रही है। इसे कीची को यकीन हो जाता है कि आज वो नहीं मरने वाला, बल्कि अब उसका इंटरेस्ट जाग चुका है कि नाना की ऐसी हालत कैसे हुई। तो वह नाना से रात को पिए शेड में मिलने को कहता है। पर आज कीची की ही जान जाने वाली है, क्योंकि जो फोटो कीची को मिली है वो नकली है, जो कि उसने कैमरे को चुरा कर खींची थी। इसके बाद वो कीची से पहले उस शेड में पहुंच जाती है ताकि वो उस पर सरप्राइज अटैक कर सके। पर जब वो टाइम देख रही थी, उसके पॉकेट से नीडल का डब्बा गिर जाता है और उसी वक्त वहां कीची पहुंच जाता है। तो जैसा कि कीची ने फ्यूचर में देखा था, नाना को उसी रॉक का यूज करना पड़ता है, पर वो पूरी तैयारी के साथ आया था और जब नाना उसके ऊपर हमला करती है, वो उसे ही नीचे गिरा देता है। और जब वो उसे छूने जाता है, नाना एक नीडल को उसके हाथ में चुभा देती है। कीची को समझ नहीं आता कि नाना की जगह उसकी क्यों मौत आ रखी है। और जब नाना उसे सारी चीजें बताती है, वो सिर्फ अपनी बेवकूफी को कोस सकता था, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कियोया और मिचिरू वहां पहुंच जाते हैं। वहीं नाना ने पहले ही झूठ की तैयारी कर ली थी। वो कहती है कि कीची के ऊपर एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी ने हमला किया है और जब वो यहाँ पहुंची, उसकी मौत हो चुकी थी। कियोया ओबियसली उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। कियोया उसे पहले ही वो फेक फोटो मिल चुकी थी। इसके अलावा कीची ने बाकी स्टूडेंट से कहा था कि वो नाना को डेट कर रहा है। वो फोटो और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से कियोया को शक होता है कि नाना और कीची के बीच में कुछ चल रहा था, लेकिन नाना को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो कहती है कि कीची ने उसकी ऐसी तस्वीरें खींची थी ताकि वो उससे ब्लैकमेल करके अपनी गर्लफ्रेंड बना सके, और अगर वो मना करती तो वो ये सारी फोटो पूरी क्लास को दिखा देता। उसकी फुल प्रूफ स्टोरी को सुनकर कियोया उसे जाने देने का डिसाइड करता है, लेकिन इसके बाद वो फिर से कीची के
रूम में जाती है ताकि वो बाकी की फ्यूचर की फोटोज को ले सके, लेकिन वहां से एक फोटो मिसिंग थी और ये वही फोटो है जिसमें वो नाकाजीमा को धक्का दे रही है। ये फोटो कीची अपने साथ में लेकर घूम रहा था, जो कि अब मीचिरू के हत्थे लग जाती है। लेकिन ये भोली भाली औरत उस फोटो को नाना को ही दिखाती है और उससे पूछती है कि इसका मतलब क्या है। पर एक तरह से उसके लिए डिसीजन अच्छा था, क्योंकि इसकी वजह से वो डिसाइड करती है कि फिलहाल के लिए वो मीचिरू को नहीं मारेगी। तो नाना कहती है कि कीची की फोटोशॉपिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है और वो इन फोटोज का यूज करके स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करता है। मीचिरू उसकी बातों में आ जाती है और जब नाना कहती है कि वो इस बात को सीक्रेट रखे, वो उसके लिए भी मान जाती है। अगले दिन जब सभी कीची का फ्यूनरल अटेंड कर रहे थे, केविया पहुंचकर कहता है कि उन्हें उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराना चाहिए। पर जब वह उसके कास्केट को खोलने जाता है, तब एक कीची उसके अंदर से बाहर आ जाता है और ये सारा किया धरा शिंजी नाम के स्टूडेंट का है, जिसके पास नेक्रोमेंसी की ताकत है। एक डेड बॉडी को कंट्रोल करता हुआ देखकर एक लड़की जिसका नाम यूका है कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर शिंजी कहता है कि उसे ऐसा करना ही पड़ेगा अगर वो उसकी मौत की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक ऑटोप्सी करने की जगह शिंजी डायरेक्टली कीची से पूछ सकता है, पर नाना उन्हें रोकने के लिए पूरी एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है कि वो कीची की चिल्लाने की आवाजें सुन सकती है। वह इस बॉडी में वापस आकर बहुत ज्यादा तकलीफ में है। इस तरह से वह तो बस उसके सोल को टॉर्चर कर रहे हैं और हर बार की तरह सारे स्टूडेंट्स नाना की बातों को मान लेते हैं और शिंजी को ऐसा करने से मना करते हैं। तो शिंजी अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर देता है और कीची वापस से अपने कॉफिन में चला जाता है। वहीं क्योया को भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि वो अपने हाथों से ही उस पर पोस्टमार्टम करने वाला था। अगले दिन नाना यूका के पास जाती है ताकि वो शिंजी की पावर्स के बारे में जान सके और बहाना लगाती है कि एक अच्छे क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते उसे सभी स्टूडेंट्स की पावर्स के बारे में पता होना चाहिए। पर उससे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि शिंजी ज्यादातर अपने रूम में ही रहता है और कभी कभी ही क्लास में आता है। नाना को लगता है कि वो उससे कुछ नहीं छुपा रही, पर उसे शिंजी और यूका की दोस्ती भी अजीब लगती है, तो वो उनके बारे में और जानना चाहती है। और एक रात को वो देखती है कि यूका सीक्रेटली शिंजी से मिलने आई है और उनके बिहेवियर से उसे पता लग जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर ये उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि अब वो एक साथ उन दोनों को मार सकती है। पर तब भी वहां पर क्योया पहुंच जाता है। अगले दिन जब स्टूडेंट्स की फिजिकल एजुकेशन क्लास थी, नाना बीमार होने का नाटक करती है और इन्फर्मरी में लेट जाती है। पर जैसे ही मिचिरू वहां से जाती है, वो वापस से उठ जाती है और दौड़ते हुए बॉयज के रूम में जाती है, जहां वो अपनी नीडल्स का यूज करके शिंजी को मार देती है। पर जब वो इन्फर्मरी में वापस आ रही थी, उसे नाली में फंसी हुई बिल्ली दिखती है। दोनों इन्फर्मरी में पहुंच जाते हैं, पर वहां नाना नहीं थी। तभी वो खिड़की के पास आ जाती है और क्योया से कहती है कि वो उसे बचा ले। यूका ने उसे बताया था कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, जो कि इस वक्त बहुत काम आ सकती है, लेकिन यूका मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे कैट से एलर्जी है। अगली रात को नाना यूका को मारने पहुंच जाती है और जैसे ही वो अपनी पॉइजन नीडल चुभाने वाली थी, कोई उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जो कि असल में शिंजी था, जिसे कि कल मर जाना चाहिए था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो यूका है जिसके पास नेक्रोमेंसी की ताकत है और शिंजी के पास सुपर स्ट्रेंथ। शिंजी की मौत तो कब की हो गई थी और अब वो बस एक लाश है जिसे कि यूका कंट्रोल करती है। आगे वो उसे बताती है कि शिंजी की मौत कैसे हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और जब वो एक दिन मूवी देखने जाते हैं, वहां अचानक से आग लग जाती है जिसमें शिंजी की मौत हो गई। लेकिन यूका उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो तब से ही उसे पावर से कंट्रोल कर रही है और अब शिंजी की वजह से उसे पता लग चुका है कि नाना ही सभी स्टूडेंट्स की जान ले रही है। पर जब नाना उसे धमकी देती है कि वो उससे रिपोर्ट कर देगी, नाना कन्फेस कर लेती है कि उसने नाकाजीमा और बाकी स्टूडेंट्स की जान ली है। लेकिन फिर भी वो यूका जितनी बेरहम नहीं है, क्योंकि वो अपने विक्टिम्स को शांति से मरने देती है। यूका की तरह उनकी डेड बॉडी से खेलती नहीं और वो यूका को धमकी देती है कि वो उसके बारे में सब स्टूडेंट्स को बता देगी। लेकिन अगर वो उसके क्राइम्स को छुपाती है तो वो यूका की जान लेने की कोशिश भी नहीं करेगी और उसके सीक्रेट्स को भी अपने तक ही रखेगी। लेकिन यूका उसके ऑफर को रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि उसे पता होना चाहिए कि अभी कोई डील करने की हालत में वो नहीं है। लेकिन अभी भी नाना हार नहीं मानती और कहती है कि वो उसे बता सकती है कि शिंजी उसके बारे में क्या सोचता है। यूका को अभी भी लगता है कि नाना दूसरे लोगों का दिमाग पढ़ सकती है, भले ही वो मर क्यों ना गया हो। तो वो शिंजी से नाना को छोड़ने को कहती है, पर अपना वादा पूरा करने की जगह वो कहती है कि शिंजी चाहता है कि तू मर जाओ और वहां से भाग जाती है। यूका समझ जाती है कि वो उसे उल्लू बनाकर यहाँ से भाग चुकी है, तो वो गुस्से में उसका पीछा शुरू कर देती है। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए उसने आसपास के एरिया की लाशों को भी जिंदा कर दिया। इतनी सारी स्टूडेंट्स की लाशों को देखकर नाना हैरान हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब उसे यहाँ भेजा था, उन्होंने उसे नहीं बताया था कि यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स की जान गई है। काफी देर तक सोचने के बाद उसे लगता है कि आज तो प्रीवियस जनरेशन के टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की जान ली है, या फिर जो भी उससे पहले सीक्रेट एजेंट आया होगा। दिमाग दौड़ाने पर उसे लगता है कि शिंजी कभी भी दिन में स्कूल नहीं आता, यानी वो ज़ॉम्बीज सनलाइट में मूव नहीं कर सकते, तो वह सुबह तक वहीं रुकने का प्लान बनाती है। लेकिन कुछ देर में यूका उसे ढूंढ लेती है, तब भी नाना हट के अंदर छुप जाती है। लेकिन यूका ने पहले ही अंदर ज़ॉम्बीज रखे हुए थे। फिर भी सुबह हो जाती है और वे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद यूका बाहर से दरवाजे पर लॉक लगा देती है ताकि वह रात में वापस आ सके, और वह शिंजी को लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन जब वह रात को वापस आती है, नाना हट से पहले ही भाग चुकी होती है। वह तुरंत ही अपने सभी ज़ॉम्बीज को उसे ढूंढने में लगा देती है, लेकिन सुबह होने के बावजूद भी वह उसे नहीं मिलती। तो वह शिंजी को उठाकर डॉर्म्स में वापस जाने
लगती है। वहाँ नाना पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वह उसकी पॉकेट चेक करती है किसी ऐसी चीज के लिए जिससे वह शिंजी को कंट्रोल करती होगी, और उसे जल्द ही शिंजी का पेपर मिल जाता है। यूका अगर किसी भी डेड बॉडी को कंट्रोल करना चाहती है तो उसे उस व्यक्ति या किसी ऐसे आइटम की जरूरत पड़ती है जिसे उसने अपने जिंदा होते वक्त छुआ हो। और अब क्योंकि शिंजी का पेपर उसके हाथ लग चुका है, वह यूका को धमकी देकर उसके साथ उसी क्लिफ तक पहुंच जाती है। और यहाँ नाना उसे बताती है कि वह उस शेड से बाहर कैसे आई। दरवाजे को और ज्यादा मजबूत करने के बजाय उसने दरवाजे के हिंजेस को और ढीला कर दिया था ताकि वह बाद में दरवाजा खोल सके। उसे पहले से ही पता था कि यूका अंदर नहीं आएगी, न ही वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि सुबह होने वाली थी तो वह बाहर से दरवाजा ही लॉक करेगी। यूका समझ जाती है कि वह पूरी तरह से हार चुकी है। वह उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह उसकी सच्चाई को किसी को नहीं बताएगी, और यहाँ तक कि वह उसकी पॉइजन नीडल्स भी वापस कर देती है। लेकिन नाना पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि वह आज यूका को मार डालेगी। वह उस पेपर को समुद्र में गिरा देती है और यूका से पूछती है कि शिंजी की मौत असल में कैसे हुई थी, क्योंकि उसकी स्टोरी में कुछ तो गड़बड़ है। और उसका शक सच निकलता है। शिंजी की मौत सच में सिनेमा हॉल में हुई थी, पर वह वहां यूका के साथ नहीं किसी और लड़की के साथ गया था। लेकिन यूका से यह बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि वह शिंजी को बचपन से ही पसंद करती थी, और वह किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकता है। किसी और लड़की के साथ देखकर यूका को जलन हुई थी तो उसने शिंजी को मारने का डिसाइड किया और सिनेमा हॉल में आग लगा दी। किरारा लगभग हमेशा ही अपनी बेस्ट फ्रेंड काउरी के साथ ही दिखती है, पर आज वह अकेली थी। तो नाना उससे काउरी के बारे में पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि एक बहस की वजह से उनके रिश्ते में थोड़ी दरार आ चुकी है। तभी वह किरारा की गर्दन में चुभा देती है। इसके बाद नाना उसके बैग से फोन और कुछ चीजें बाहर निकाल लेती है और उसकी बॉडी को एक लाश के पास लेकर जाती है, जिससे पहले यूका ने कंट्रोल किया था। इसके बाद वह चुपके से काउरी के रूम में जाती है और उसकी गर्दन में जहर डाल देती है। इसके बाद जब वह स्कूल जाती है, वहां उसे क्योया मिलता है, जो उससे पूछता है कि क्या उसने यूका और शिंजी को देखा है। नाना उसे यूका की डेथ के बारे में बता देती है, यहाँ तक कि वह सयामी, चीरू और मूगो को भी क्लिफ तक लेकर जाती है, जहां वह यूका के सारे सीक्रेट्स के बारे में उन्हें बताती है। पर आगे कहती है कि यूका ने खुद ही वहां से कूदकर अपनी जान ले ली, क्योंकि नाना से बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से शिंजी कितनी तकलीफ में था और उसे मारकर उसने कितना बड़ा पाप किया था। आगे वह दुखी सा चेहरा बनाकर मूगो से कहती है कि शिंजी के साथ साथ वह आइलैंड पर मौजूद सभी लाशों को जला दे, और इन सारी बातों के दौरान क्योया कुछ नहीं कहता। इसके बाद मूगो सारी डेड बॉडीज को जला देता है, जिसके बाद जब वे डॉर्म्स में वापस आते हैं और सभी अंदर जाते हैं, वहां वे देखते हैं कि काउरी की मौत हो चुकी है। उसकी बॉडी को देखकर क्योया कहता है कि उसे भी कीची की तरह ही मारा गया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह अपनी आंखों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, और क्योया को याद आता है कि वह कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी, तो वह लेंस के रखने वाले जेल को अपने मुंह में डाल लेता है, जिससे उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। इससे उन्हें पता लग जाता है कि उसे जहर दिया गया था। वे सभी समझ जाते हैं कि यह मर्डर है और जिसने भी काउरी की जान ली है वह उसे अच्छे से जानता था। अब भी क्योया का शक नाना पर ही है, क्योंकि वह काउरी के बारे में जानती थी और वह आज क्लास से भी एब्सेंट थी। मिचिरू नाना को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योया का शक बना रहता है। आगे जब वो अपने डॉर्म में वापस जाते हैं, क्योया कहता है कि उसने सुना था कि काउरी और उसके बेस्ट फ्रेंड के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। इसके बाद मिचिरू याद दिलाती है कि किरारा अपने सलाइवा से जहर बना सकती है, और क्योया को याद आता है कि उस दिन वो भी क्लास में नहीं आई थी। वो जंगलों में उसे ढूंढने तो जा नहीं सकते थे, तो वापस से काउरी के रूम में इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाते हैं, जहां वो उसके फोन में देखते हैं कि किरारा ने काउरी को 3 बजे मैसेज किया था, जब नाना, नाचिरू और क्योया सभी क्लिफ पर थे। उस मैसेज को देखकर क्योया को यकीन हो जाता है कि नाना ही किलर है। इसके बाद वो कुछ क्लासमेट्स को वहां बुलाता है और उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है कि नाना ने कब कब क्या किया, जब वो जंगलों में सांप ढूंढ रही थी, और यही वजह है कि किरारा अब तक वापस नहीं आई है। लेकिन अब उन्हें किरारा की डेड बॉडी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो यूका की ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस के साथ जल चुकी है। और यही वजह है कि नाना ने मूगो को सारी लाशों को जलाने को कहा था, ताकि वो किरारा की डेड बॉडी को गायब कर सके, जो कि उसने ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस के साथ रखी थी। इसके बाद जब वो सभी क्लिफ पर थे, नाना ने सीक्रेटली किरारा का फोन यूज करके काउरी के फोन पर मैसेज किया, जो कि उसने किरारा की जान लेने के बाद ले लिया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि क्योया उसके ऊपर शक करना बंद कर दे, और इसका मतलब ये है कि नाना के पास अभी भी किरारा का फोन होगा। क्योया को अपनी थ्योरी पर पूरा भरोसा था और वो उसकी बॉडी पर फोन चेक करने लगता है, पर उसे फोन नहीं मिलता, क्योंकि किरारा ने पहले ही फोन को एक ज़ॉम्बी कॉर्प्स के नीचे रख दिया था, जो कि धूप में ज्यादा देर रहने के बाद पिघल जाता। जब उसका हाथ पिघलेगा, उससे वो सेंड बटन टच हो जाएगा, और इस तरीके से जो मैसेज उसने लिखा था वो ऑटोमेटिकली काउरी के फोन पर सेंड हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्योया को पपेट बना दिया गया है, और सारे स्टूडेंट्स नाना को डिफेंड करने लगते हैं और क्योया से कहते हैं कि वो नाना से माफी मांगे। और ये बात क्योया को माननी ही पड़ती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। रात को नाना डॉर्म्स के बाहर बैठी हुई थी और उस जहर को ठिकाने लगाने का सोचती है, जिसका यूज करके उसने काउरी की जान ली थी। पर तभी वहां पर मिचिरू पहुंच जाती है। नाना कहती है कि वो तो बस गार्ड कर रही है इन केस अगर कोई एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी वहां आता है तो। मिचिरू कहती है कि वो उसकी जगह यहाँ बैठ जाएगी, तब तक वो जाकर आराम कर सकती है, जिसके लिए नाना मान
मान जाती है। पर जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, मिचिरू उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि नाना ही किलर है और वो असल में दिमाग नहीं पढ़ सकती। नाना उसके हाथ से चाकू को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद मिचिरू अंदर चली जाती है और वो उन्हें नाना के बारे में नहीं बताती। अगले दिन नाना मिचिरू को क्लिफ के पास लेकर जाती है ताकि वो कल रात के बारे में उससे बात कर सके। पर जैसे ही वो उसके हाथ के चोट को देखती है, वो समझ जाती है कि जो मिचिरू उससे रात में मिली थी और जो मिचिरू यहाँ पर है वो असली नहीं है, क्योंकि असली मिचिरू अपने जख्मों को हील कर चुकी होती। यानी वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि खुद को साक्षात रूप में बदल सकता है। तभी वह स्टूडेंट एक आदमी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका नाम टॉकीबाना जिन स्टूडेंट रहता है, और वो एक फॉर्मर स्टूडेंट है जो नाना को उसके हाइडिंग केव में लेकर जाता है, जहां वो उसे बताता है कि वो उसके द्वारा किए गए सारे कत्लों के बारे में जानता है, क्योंकि इतने समय से वो एक बिल्ली बनकर वहां नजर रख रहा था। आगे वो बताता है कि 5 साल पहले सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की जान ले ली थी ये प्रूफ करने के लिए कि उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, और उसकी एबिलिटी की वजह से वो उस घटना में अकेला ही जिंदा बच पाया। और वो आज अपनी सच्चाई नाना को इसलिए बता रहा है क्योंकि वो उसके साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट पे शक है कि उनकी ही वजह से 5 साल पहले वो सिविल वॉर शुरू हुई थी। अगर नाना मना कर देती है तो जिन उसे यहीं मार देगा। पर जब जिन अपनी कॉफी पीता है उसे दर्द होने लगता है, क्योंकि सीक्रेटली नाना ने उसमें जहर डाल दिया था। पर यहाँ हमें पता लगता है कि जिन अपनी बॉडी को जिस पर्सन में भी ट्रांसफॉर्म करता है वो उसके टैलेंट को भी कॉपी कर सकता है, तो वो खुद को इमॉर्टल क्योया में बदल लेता है। नाना समझ जाती है कि वो ऐसे इंसान से नहीं लड़ सकती, तो वो वहां से भागने लगती है। पर जिन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता और इस बार वो खुद को मूगो में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसकी फायर एबिलिटी से नाना के ऊपर हमला कर देता है, पर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और वो उसे मिचिरू के रूम के बाहर रख देता है। जब नाना को होश आता है, मिचिरू उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि कल रात को नाना उसके रूम के बाहर मिली थी और तब से ही उसे डर लग रहा है कि उसके ऊपर कुछ हो ना जाए। नाना उससे कहती है कि वो उनसे नहीं डरती, बल्कि वो उनसे नफरत करती है, क्योंकि उन्होंने उसके पेरेंट्स की जान ली थी और साथ ही उसकी लापरवाही ने भी। जब वो छोटी बच्ची थी वो खिड़की से चुपके अपने रूम से बाहर निकल जाया करती थी, पर एक रात जब वो रूम से बाहर निकलकर कुछ फ्रूट्स खरीदने गई थी, वो खिड़की को लॉक करना भूल गई, जिसकी वजह से कुछ लोग आसानी से उसके घर में घुस आए और उसके माँ बाप को मार डाला, और इसलिए वह अभी तक खुद को ही अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। जब नाना की दुख भरी कहानी खत्म होती है, वहाँ क्योया पहुंच जाता है और उससे अपने साथ एक स्टूडेंट के रूम में आने को कहता है, जिसके बाहर पहले से ही भीड़ लगी हुई है। ये रूम रियूजी का था, जिसे कि दर्दनाक तरीके से मार दिया गया है, लेकिन पिछली बार की तरह इस मर्डर की जिम्मेदार नाना नहीं थी। क्योया मूगो से सवाल जवाब शुरू कर देता है, जिसका रूम रियूजी के बगल में ही है। पर पिछली रात को सारा समय मूंगो अपने रूम में ही था और अपने पंटरों को लाइन मिला रहा था, और उन्होंने रियूजी के रूम से एक भी आवाज नहीं सुनी। इसके बाद क्योया मूगो के पंटरों से भी सवाल जवाब शुरू करता है और उन्हें अपने टैलेंट्स को दिखाने को कहता है। पहले स्टूडेंट के पास बस अपनी आवाज चेंज करने का ही टैलेंट था और दूसरा बंदा अपनी बॉडी को मैग्नेट में बदल सकता है, पर तीसरा पंटर अपनी बॉडी से अपनी आत्मा को बाहर निकाल सकता है। इनके अलावा रियूजी की गर्लफ्रेंड फूको भी है, जिसने उसकी डेड बॉडी को सबसे पहले देखा और क्योया का शक सबसे ज्यादा उसी पर है। क्योया बाहर आकर उसे अपने टैलेंट्स को दिखाने को कहता है और उसके हमले की वजह से क्योया बुरी तरह से घायल हो जाता है, पर जल्दी ही वह उठ भी जाता है। फूको कहती है कि वह छोटी जगहों में अपनी पावर्स को ढंग से यूज नहीं कर सकती, पर उन्होंने देखा था कि रियूजी के रूम की खिड़की खुली हुई थी और अभी भी क्योया का शक फूको पर ही बना हुआ है। तभी वहां पर टीचर आ जाता है और इस सारे इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए क्योया उसके साथ चला जाता है। वहीं नाना और मिचिरू रियूजी के रूम में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती हैं। कुछ समय बाद जब नाना अपने रूम में अकेली थी, वहां पर उसका टीचर पहुंच जाता है और जैसा उसने रिक्वेस्ट किया था वह उसके लिए वहां नई यूनिफॉर्म लेकर आया था। तभी नाना को याद आता है कि उसने अपने पॉकेट से पॉइजन की बोतल तो निकाली ही नहीं थी, तो जरूर मिचिरू को वह मिल गया होगा जब वह उसका ख्याल रख रही थी। पर इससे पहले कि वह मिचिरू के रूम में जाकर पॉइजन को ढूंढती, वहां पर क्योया पहुंच जाता है और वह उससे साथ मिलकर फूको को इंट्रोगेट करना चाहता है, लेकिन इस इंट्रोगेशन में उन्हें कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उल्टा फूको फूट फूट कर रोने लगती है और नाना से रिक्वेस्ट करती है कि वह रियूजी का बदला लेने में उसकी मदद करे। इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं और नाना मिचिरू के रूम में जाती है पॉइजन बॉटल को ढूंढने के लिए। जैसे वह अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हुए दुखी हुई थी, तभी वहां पर जिन पहुंच जाता है और वह पॉइजन बॉटल उसके ही पास होती है। वह उसे पॉइजन बॉटल वापस दे देता है और नाना से प्रॉमिस करता है कि जिसने भी नाना को एक मर्डर में बदला है वह उसका पता जरूर लगाएगा। पर आगे वह कहता है कि नाना को शर्म आनी चाहिए, वह मिचिरू पर शक कैसे कर सकती है। इतना तो वह भी जानता है कि मिचिरू एक मासूम सी लड़की है जो हमेशा ही नाना को अच्छे से ट्रीट करती है। जाने से पहले जिन नाना को बाथरूम में चेक करने को कहता है, क्योंकि मिचिरू काफी देर से वहां पर है, और जैसे ही नाना बाथरूम का दरवाजा खोलती है वह देखती है कि मिचिरू बाथरूम में बेहोश पड़ी है। कुछ देर सोचने के बाद नाना मिचिरू को बचाने का फैसला करती है और 2 दिन उसका ध्यान रखने के बाद मिचिरू को होश आ जाता है। नाना के पूछने पर वह बताती है कि वह बेहोश इसलिए हुई थी क्योंकि उसने एक कैट को हील किया था। नाना के मिचिरू के रूम में आने से पहले जिन उसके पास एक घायल बिल्ली को लेकर आया था। मिचिरू अपनी पावर से उस बिल्ली को बचा लेती है, पर क्योंकि उसने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर्स यूज कर ली थी, नहाते वक्त वह बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ जिनको एक रैबिट मिलता है जिसके गले पर वैसे ही चाकू के निशान हैं जैसा उस बिल्ली पर था। जिसने उस रैबिट की जान ली थी वह अभी भी आसपास ही था। जिन कहता है कि वह जानता है कि उसी ने रियूजी की जान ली है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किन स्टूडेंट्स को मारता है, बस वह
इंसेंट एनिमल्स की जान लेना बंद कर दे। इसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां सारे ऑफिशियल्स नाना के मेंटोर, जिनका नाम सुरुओका है, उन्हें आइलैंड पर जाने का ऑर्डर देते हैं ताकि वह जल्दी से जल्दी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को मारने का काम आगे बढ़ा सकें। वहीं दूसरी तरफ मिचिरू पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और नाना को रियलाइज होता है कि उसका ध्यान रखने में उसने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया और अब वह अपने मिशन पर वापस जाना चाहती है और उसने अपना अगला टारगेट भी चुन लिया है, जो कि फूको है। पर जब नाना वहां से जा रही थी, मिचिरू उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ कुछ देर खेलने को कहती है। जब वे दोनों खेल रही थी, नाना उसकी डायरी में लिखे एक व्यक्ति के बारे में पूछती है, पर जाहिर है वह कहती है कि उसने ऐसा उसके दिमाग में सुना था। इसके बाद मिचिरू अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगती है। उसे अपनी पावर्स की वजह से हर जगह बुली किया जाता था, जिसकी वजह से वह हमेशा ही अकेली रहती थी। पर जब उसने एक डॉग को हील किया, तब उसकी मुलाकात उस डॉग की ओनर हितोमी से हुई, जो उसकी दोस्त बन गई और उसे बुली से भी बचाने लगी। जिसके बाद वे दोनों, हितोमी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही टॉमी को कैंसर हो गया। अपनी बीमारी के बावजूद वह हर रोज स्कूल आती थी ताकि वह मिचिरू के साथ समय बिता सके और एक दिन ही टॉमी की मौत हो गई। उसके बाद से ही मिचिरू हमेशा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके दूसरों को हील करती रही, चाहे इससे उसकी जिंदगी ही क्यों ना कम होती रही। नाना सोचने लगती है कि गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा हाई किल काउंट कैसे कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जब वह अपने रूम में बैठी थी तो वह अपने पास्ट को याद करती है। उसके पेरेंट्स की मौत के बाद उसे बुरी तरह से ट्रीट किया जाने लगा और हमेशा ही उसे अपनी पेरेंट्स की मौत के लिए ब्लेम किया जाता था। तभी वहां पर मिचिरू आ जाती है। वो उससे कहती है कि नाना ने कहा था कि वह खेलते खेलते अपने रूम से बाहर गई थी, तो क्या वापस आने के बाद उसके रूम में अभी भी खिलौने इधर उधर फैले थे? ये सुनकर नाना को याद आता है कि जब वह सुबह उठी थी, उसका रूम पहले से ही साफ सुथरा हो चुका था और उसके पेरेंट्स ने खिड़की को लॉक कर दिया था। यानी उनकी मौत इसलिए हुई थी क्योंकि कोई चोर जबरदस्ती घर के अंदर घुसा होगा। यह सब सुनकर नाना हैरान हो जाती है। मिचिरू तुरंत ही उसे हक करती है और कहती है कि वह अपने पेरेंट्स की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद करे। मिचिरू की बातों को सुनकर नाना डिसाइड करती है कि वह उसे नहीं मारेगी या फिर अब वह उसे मार ही नहीं सकती। अगले दिन वे कुछ शॉप्स को विजिट कर रहे थे और उनकी रिलेशन अब बेस्ट फ्रेंड जैसी हो चुकी थी। वहीं नाना मिचिरू के लिए एक गिफ्ट भी खरीदती है, लेकिन तभी वहां क्योया पहुंच जाता है। वह पूछता है, क्या हुआ सॉरी, कोई लड़का पसंद आ गया तुझे? नाना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे जब वे शॉपिंग से वापस जा रहे थे, नाना और मिचिरू एक दूसरे को लाए हुए गिफ्ट देते हैं, जहां मिचिरू उसके लिए एक तकिया लेकर आई थी। लेकिन उस रात जिन नाना के पास आता है और उसे बताता है कि शायद उस किलर का अगला टारगेट मिचिरू हो सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने मिचिरू को बीच की तरफ जाते हुए देखा था और जब उसने मूगो का रूप लेकर उससे पूछा कि वह कहां जा रही है, तो उसने कहा कि उसे किसी ने मिलने बुलाया है। ये सुनते ही नाना मिचिरू को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है, लेकिन डॉर्म से बाहर आते ही उसका फोन बज जाता है और ये कॉल सुरुओका का था, जो कि उसे डांटने लगता है कि उसका मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वह तुरंत ही आइलैंड के सभी स्टूडेंट्स को मारने का आदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ मिचिरू के पास किलर पहुंच जाता है, जो कि अचानक ही उसके ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वह मिचिरू को मार देता, नाना एन वक्त पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में नाना बुरी तरह से घायल हो जाती है। नाना समझ जाती है कि जो मिचिरू को मारने की कोशिश कर रहा है, उसने ही रियूजी की जान ली थी और वो मूगो का पंटर रेंटारो है, जो अपनी सोल को बॉडी से बाहर निकाल सकता है, अपनी स्पिरिट। पर नाना समझ जाती है कि वह ज्यादा देर तक उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो वह मिचिरू को वहां से जाने को कहती है। पर मिचिरू ऐसा नहीं करती, तो नाना उसकी इंसल्ट करने लगती है ताकि वह उससे नफरत करने लगे और वहां से चली जाए। नाना उससे कहती है कि उसने कभी भी उसे अपना दोस्त नहीं माना, वह तो बस उसे कुत्ते की तरह अपने काम के लिए यूज करती रही। ये सब सुनकर मिचिरू वहां से चली जाती है। मिचिरू के जाने के बाद रेंटारो नाना को मारने लगता है ताकि वह मिचिरू को भी खत्म कर सके, लेकिन तभी उसकी गर्दन में दर्द होने लगता है, जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो, और नाना कहती है, क्योया तुम लेट हो। इसके बाद हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब नाना मिचिरू को ढूंढने जा रही थी, वह सबसे पहले क्योया के पास गई और उसे किलर की आइडेंटिटी के बारे में बताती है। क्योया सोचने लगता है कि ज्यादा खतरनाक क्या होगा, मिचिरू को बचाने जाना या फिर उसकी रियल बॉडी को ढूंढना। नाना कहती है कि अगर उन्हें रियल बॉडी मिल जाती है तो वह जरूर उन पर हमला करेगा। तो क्योया उसकी बॉडी ढूंढने लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद रेंटारो की बॉडी उसे बाथरूम में मिलती है, तो वह उसका गला दबाने लगता है ताकि उसकी सोल उसमें वापस आ जाए। लेकिन ऐसा करने में काफी देर हो गई, क्योंकि नाना की हालत बहुत ज्यादा बुरी है और नाना को भी यकीन हो जाता है कि अब उसकी मौत आ चुकी है। पर उसे इस बात की खुशी है कि मरने से पहले उसका एक दोस्त तो बना और अब उसे किसी की भी जान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी वहां पर मिचिरू पहुंच जाती है और उसे हील करने लगती है। लेकिन नाना की इंजरीज बहुत ज्यादा गहरी थी, जिसकी वजह से मिचिरू को अपनी सारी एनर्जी यूज करनी पड़ती है। अंत में मिचिरू नाना को बचाने में कामयाब होती है और जब नाना को होश आता है, वह देखती है कि मिचिरू की मौत हो चुकी है। वह उसे गले लगाकर रोने लगती है। भले ही मिचिरू की मौत हो गई हो, लेकिन वह अपनी दोस्त को बचाकर स्माइल कर रही थी। वहीं नाना रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी इकलौती दोस्त को खो दिया था।